कहाँ तक लास्ट क्या कराया था? +1 D1 D2 D3 और D8 D9 D10, ठीक है। चलो जैसे TiH2O6 +2, ठीक है। TiH2O6 +2, अगर हम इसकी बात करते हैं तो टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +2 कितना हो जाएगा? स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2। इसमें लिगेंड का कोई लेना देना नहीं होगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ये हमारा ऐसा, तो ये आ गया हमारे पास 3D, ये आ गया हमारे पास 4S और ये आ गया हमारे पास 4P, ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया और ये हमारा D2sp3, मैग्नेटिक मूवमेंट √8, मैग्नेटिक मूवमेंट √8 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट √8 हो गया, D2sp3 हो गया, और क्या कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक और लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो निकिल है, तो निकिल के अंदर जैसे आप NiH2O6 +2 है, कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना, NiNH3 6 +2 है, NiCN6 +2 है और NiCl2CN होल ट्वाइस pyridine होल ट्वाइस 2-, कोई भी ले लो, मिक्स्ड लिगेंड्स भी ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर ये सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 ही आएगा, है ना, और D8 है, D8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट √8 बोहर मैग्नेटॉन आएगा, बात समझ में आ रहा है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वही लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। तो कभी भी मिक्स्ड है, इसका मतलब वो जनरल केस की बात कर रहा होगा, बात समझ में आ रही है। मिक्स्ड आएगा तो वो जनरल केस की बात हो रही होगी, समझ में आया ना। जैसे कि CrH2O6 +3 OH6 -3,
Cl2 NH3 4 +1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, D2sp3। बात समझ में आया। और D2sp3 मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि Cr इसमें +3 है, +3 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, D5s1 तो D3 बचेगा, D3 बचेगा तो अंडर रूट में 15 बोहर मैग्नेटॉन, है ना। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बाद लो स्पेन एंड हाई स्पेन नॉट डिफाइंड। क्लियर है, लिख लें। क्या, अरे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही चाहिए ना मेरे को। ऐसा थोड़ी है जितने खाली हैं मैं सारे ले लूंगा, मैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 की ही मिक्सिंग कर पाऊंगा मैं, D3 क्यों करूंगा। समझ में आया। जब कोऑर्डिनेटर बॉन्ड 6 बनाने हैं तो 6 ही तो वैकेंट ऑर्बिटल लूंगा, 7 क्यों लूंगा, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता, मिक्सिंग जो पॉसिबल है वही वाली मिक्सिंग दी जाती है। D3 अलग, बहुत अलग अलग एनर्जी को ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो सकते हैं, ये वाली बात है।
के अंदर आप मिक्स्ड लिगेंड्स वगैरह भी लिखे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो D1 D2 D3 D8 D9 D10। अब देखो जरा, CuX4 डाई नेगेटिव, है ना, और इसके अंदर जो X है वो हमारा Cl नेगेटिव है और Br नेगेटिव है, ठीक है। और ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये हमारा क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉपर +2, कॉपर +2 से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D9 4H0, यही रहेगा। तो 3D9 4H0 ये हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 4, तो यहां पर ये हो गया 3D, ये हो गया 4S और ये हो गया 4P, है ना। अब जो 3D9 है वो हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा, 3D9 अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसके अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लूं तब भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो जो हाइब्रिडाइजेशन लिखाए थे बस वही हो सकते हैं और कोई हो ही नहीं सकते हैं, तो वो आप देख लो। मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोहर मैग्नेटॉन, ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोहर मैग्नेटॉन हो गया, और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये बात समझ में आया। और इसके अंदर लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, बात समझ में आया। लेकिन अब एक बात समझो यहाँ, अगर इसके अंदर CuCN4 डाई नेगेटिव है, CuCN4 डाई नेगेटिव है, तो यहां पर ये कॉपर +2 होगा, तो ये हमारा 3D9 4S0 ये हो जाएगा। तो यहां पर 2 3 4 3D 4S 4P ये हो गया। अब यहां पर ये अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दूं तो ये हमारा DsP2 बन जाएगा, स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा यहां से यहां चला जाएगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा DsP2 ये बचेगा, क्लियर है। और DsP2 बचे, लेकिन ये कब हो पाएगा, जब सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और एक ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लो स्पिन हाई स्पिन तो डिफाइन नहीं होगा, है ना। और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी भी √3 रहेगा, पैरामैग्नेटिक तो अभी भी रहेगा, लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लिख लें।
चलें, लिख लिया, देखो इधर एक लाइन लिखो, कंडीशन फॉर ट्रांसफेरेंस, उससे पहले एक लाइन लिखो इसमें बच्चों, CuCN4 डाइनेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in 4p orbital, unpaired electron present in 4p orbital, rather than 3d orbital, rather than 3d orbital. अब लिखो कंडीशन फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंडीशन फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहला लिखो मेटल कैटायन must be surrounded by all strong filled ligand, surrounded by all strong filled ligand. Next point लिखो, after transference of only one unpaired electron, stable inner orbital complex must be formed. Inner orbital complex must be formed. Next line लिखो, both above conditions must be satisfied simultaneously. Both above conditions must be satisfied simultaneously. जैसे COCN6 4 नेगेटिव ये लिखा हुआ है, अगर COCN6 4 नेगेटिव ये लिखा हुआ होगा तो इसके अंदर देखो जरा, ये कोबाल्ट कितना हो जाएगा +2, और कोबाल्ट +2 का मतलब 3d7 हो जाएगा, तो 3d7 और 4s0 ये आ जाएगा, तो 3d7 और 4s0 अगर ये आ जाएगा तो इसके अंदर, और ये 4, ये हो गया हमारे पास 3d, ये हो गया हमारे पास 4s, और ये हो गया हमारे पास 4p, और ये हो गया हमारे पास 4d। क्लियर है ना? अब यहां पर सारे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो ये जैसे पेयरिंग कर दी, पेयरिंग करके अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की दिक्कत आ रही है स्टेबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने में, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दो, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो सकता है, तो यहां पर ये हमारा D2sp3 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट √3, और इसके अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कोई कोबाल्ट +3 D7 में तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां एक ही है, तो ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है?
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आ जाएगा, समझ में आया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिख लें। तो कोबाल्ट +2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर +2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ट्रांसफरेंस हो सकता होगा। बात समझ में आया? समझ पा रहे हैं ना? चले आएंगे। अब जैसे Cu NO2 4 2 माइनस Cu NH3 4 +2 Cu pyridine 4 +2 Cu En whole twice +2, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होने चाहिए इसमें, सारे क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये समझ में आया? तो इनमें ट्रांसफरेंस हो जाएगा, और ट्रांसफरेंस हो जाएगा तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट √3 होगा, समझ में आ रहा है? और पैरा मैग्नेटिक होगा, और लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना? और अगर हम बात कर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4p में होगा रेदर देन 3d, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तभी होगा ट्रांसफरेंस, एक भी वीक फील्ड आ गया तो नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है CO NH3 6 +2 CO CN 6 4 माइनस CO En whole thrice +2 CO pyridine whole twice NH3 4 +2, ये सारे के सारे इनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, मैग्नेटिक मोमेंट √3, मैग्नेटिक मोमेंट और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट है? 4d रेदर देन 3d। बात समझ में आ रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4d rather than 3d, लिख लें।
हाँ, और ये सिर्फ कॉपर +2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्ट्रॉन्ग फील्ड सारे के सारे क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। चले आगे। चले, देखो जैसे CO NH3 6+2, ठीक है, CO NH3 6+2 है ना। ये हमारा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, तो वो निकल जाता है क्योंकि कम स्टेबल होता है। ये CO NH3 6+3 में चेंज हो जाएगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present at higher energy level, present at higher energy level is removed। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके अंदर अगर यहां पर लिखा हुआ होता Cu NH3 4+2, ये भी हमारा किस में जाना चाहिए? Cu NH3 4, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे तो ये भी है +3, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो Cu+2 की Cu+3 से ज्यादा है, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। लिख लें, नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलें, लिख लिया। अब देखो जरा, जैसे NiCl4 डाइनेगेटिव, PdCl4 डाइनेगेटिव और PtCl4
डाइनेगेटिव, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होता है sp3 है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, निकिल +2 3d8 है, तो अंडर रूट में 8 बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन नीचे हमारा जब हम नीचे जाते जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ लिगैंड ये हाइब्रिडाइजेशन dsp2 इनर बनाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0 बोहर मैग्नेटॉन, पेयरिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया? हाँ, ये हमारे जो ये हो गया 3D सीरीज, ये क्या हो गया 3D सीरीज, ये क्या हो गया 4D सीरीज, और ये क्या हो गया 5D सीरीज। क्लियर है? क्लियर है? तो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो dsp2 बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो d2sp3, है ना। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी जैसे इसमें तो कभी भी नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आया? क्योंकि ये तो आउटर ही बना पाएंगे, कुछ कर ही नहीं सकते ना इसमें। इसके अंदर भी अगर हम +1 की बात करते हैं तो ये हमारा +1, कॉपर हमारा हो सकता है कि बना ले, लेकिन ये कभी भी इनर नहीं बनाएंगे। बात समझ में आया ना? समझ गए? लिख लें, बाकी इससे पहले वाले बना सकते हैं। एक बात याद रखो, जैसे कोबाल्ट फैमिली होती है तो कोबाल्ट फैमिली में कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम ये होता है। चलें, लिख लिया? अब देखो जरा, चले आगे, एक दो लाइंस लिख लो। complex compound in which metal cation is of either second or third transition series, usually form stable inner orbital complex, irrespective of nature of ligand, due to higher Z effective on balance cell of metal cation। समझ गए? ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव ऑन बैलेंस सेल ऑफ मेटल कैटायन। नेक्स्ट लिखो लिमिटेशंस ऑफ बीवीटी।
limitations of BBT, limitations of BBT, BBT फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, of all complex compounds cannot be explained by BBT. हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, बहुत जगह लिमिटेशंस हैं, ट्रांसफरेंस वगैरह, cannot be explained by BBT. नेक्स्ट लिखो, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कलर के बारे में तो उसने कोई बात नहीं किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, due to DD transition, due to DD transition can't be explained by BBT. Can't be explained by BBT. ठीक है, अब देखो जरा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये पढ़ना है हमको, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT क्या होता है? आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं। उसने ये बोला कि कैटायन जो है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड, इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। बात समझ में आया? तो आयनिक इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास आ रहे होंगे, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ जाएंगे, है ना। अब मान लो कोई लिगेंड न्यूट्रल है, तो फिर कौन सा इंटरेक्शन होगा? डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर उसने ये बोला, जैसे मान लो कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ठीक है, वो हमारा लिगेंड के साथ जुड़ेगा, वो हमारा लिगेंड के साथ जुड़ेगा, है ना। और अगर वो हमारा लिगेंड के साथ जुड़ा, ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, तो अगर हम लिगेंड के साथ इस तरीके से जुड़ेगा वो ये, और ये हमारा कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, बात समझ में आ रही है? ये हमारा कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, है ना। अब ये ऐसा, ऐसा, है ना। अब ये इंटरेक्शन जो हो रहा होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा, 6 लिगेंड्स आएंगे अलग अलग डायरेक्शन से। तो जो डी ऑर्बिटल्स पड़े थे मेटल एटम और आयन के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो वो इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाती है। ये बात समझ में आया? डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी। आप कहोगे सर पी में क्यों नहीं होगी? पी में तीनों एक ही टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड एक्सियल होते हैं, लेकिन डी के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल, इसलिए उसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये स्प्लिटिंग किसके कारण हो रही है? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी लिगेंड्स के कारण, उसके कारण किस पे? मेटल पे। ऐसा आ रहा होगा ना, लिगेंड आ रहा होगा, लिगेंड के रास्ते में डी आ रहा होगा, डी को वो क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा। बात समझ में आया? लिखेंगे
according to CFT, there are ionic interactions between central metal atom or ion, and surrounding ligands, when ligands surround two metal cation, then d orbital of central metal atom or ion are splitted into different energy levels due to external field of surrounding ligands, created over metal cation, अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. पहला लिखो complex compound in which first transition series metal cation is surrounded by 4 WFL. Usually are in non-axial direction. And geometry is tetrahedral. Next point लिखो. When first transition series metal cation is surrounded by 4 strong field ligand, then they are usually in axial direction and geometry is square planar. समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. complex compound in which first transition series metal cation is surrounded by 5 WFL
5WFL usually are in non-axial direction, and geometry is TBP, trigonal by pyramidal. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लिख रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when first transition series metal cation is surrounded by 5 SFL strong field ligand, 5 strong field ligand, then they are usually in axial direction and geometry is square pyramidal. ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट मेटल कार्बोनाइल, ब्रैकेट में एक और बात लिख लो, COR in non-axial direction, non-axial direction. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when complex compound in which metal cation is either of second or third transition series, usually form stable inner orbital complex, irrespective of nature of ligand, due to higher Z effective on balance cell of metal cation. ये भी हमें समझ में आता है. लास्ट पॉइंट, मेटल cation. लास्ट पॉइंट, complex compound in which central metal cation is having greater than +3 unit oxidation state, usually form stable inner orbital complex, irrespective of nature of ligand, due to higher Z effective on balance cell of metal cation, जैसे बच्चों ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, NiF6 डाइनेगेटिव लिखा है मान लो, ठीक है. तो वैसे हमारा फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन क्योंकि यहां पर निकेल पर चार्ज +4 आएगा
तो +3 से ज्यादा अगर चार्ज आता है तो देखना ही नहीं है, तो फिर ये हमारा 3d6 बचेगा। और ये जो फ्लोरीन है +3 से ज्यादा है तो ये SFL का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद क्या आएगा यहाँ 4p। क्लियर है? और ये ऐसा, और ये हमारा D2sp3। क्लियर? मोर देन +3, नॉट इक्वल टू +3। समझ में आया ना क्या कहा मैंने? लिख लें। हाँ, क्योंकि +3 से ज्यादा हो गया, तो जो काम 4D और 5D सीरीज के लिए हमेशा होता है वो काम 3D में भी हो जाएगा अगर +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का सेंट्रल मेटल एटम हो रहा है। हाँ, F6 में कर जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? लो स्पिन हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals, splitting of d orbitals, splitting of d orbitals in, splitting of d orbitals in octahedral complex। d orbitals in octahedral complex। देखो इधर, जैसे मान लो कि मेरे पास d ऑर्बिटल जो हैं वो ऐसे पड़े हैं, ये dxy, dyz, xz, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, इन तीन को T2g कहा जाता है और इन दो को EG कहा जाता है। क्लियर है? अब ये हमारा आइसोलेटेड मेटल एटम और आयन है। ये हमारा कैसा है? आइसोलेटेड मेटल एटम स्लैश आयन। अब अगर मान लो सारे पर यूनिफॉर्म फील्ड लगता, सब पर अगर यूनिफॉर्म फील्ड लगता तो यहां पर एनर्जी बढ़कर सबकी इधर हो जाती है ना, स्पेरिकल फील्ड कह सकते हैं। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन यूनिफॉर्म field by in uniform field by ligands। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो जरा, अब ये हमारा dxy ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। अब एक्चुअल में जो 6 लिगेंड्स आ रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, 4 xy प्लेन में आ रहे होंगे x एक्सिस y एक्सिस के थ्रू,
और 2 जेड एक्सिस के थ्रू आ रहे होंगे। तो जो एग्जैक्ट आमने सामने पड़ेंगे लिगेंड्स, एग्जैक्ट आमने सामने जो लिगेंड्स पड़ेंगे वो ये दोनों पड़ रहे होंगे। ये बात समझ में आया? तो इनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म फील्ड से इनका रिपल्शन ज्यादा होगा और इन 3 का यूनिफॉर्म फील्ड से रिपल्शन कम होगा। ये बात समझ में आया? तो यहां पर ये 2 पहुंच जाएंगे हमारे ऊपर और ये 3 आ जाएंगे हमारे नीचे। ये बात समझ में आया? तो ये आ गया हमारा dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, है ना। और ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग हमारी क्या कहलाएगी? डेल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ये अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता तो यहां पर इसे क्या कहा जाएगा? बैरी सेंटर। इसे क्या कहा जाएगा? बैरी सेंटर। और यहां पर ये जो नीचे गया ये हो जाएगा माइनस का 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल और यहां पर हो जाएगा प्लस का 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल। आया समझ? ये बात समझ में आया? एक टर्म और डिफाइन किया जाता है, दैट इज CFSE। CFSE को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो इधर, यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस का 0.4 इंटू में नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है? प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इंटू में डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस NP। NP क्या हो जाएगा? P इज पेयरिंग एनर्जी। P क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी। और N क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं सिखाता हूं अभी कि क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर है ये बात? इस तरीके से ये स्प्लिटिंग, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि रिपल्शन उतना तगड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? लिखें ये जल्दी से। हाँ, आइसोलेटेड से तो ऊपर ही होगा। ये स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करेगी? लिगेंड पर।
सीख रहे हैं बच्चों। जैसे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ये रही ना, इसी पर मिरर लगा दो तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाती है। जैसे जैसे इसके अंदर ये हुआ है ना, तो यहाँ पर जैसे यूनिफॉर्म होता तो यहाँ होता है ना, यूनिफॉर्म में यहाँ होता तो यहाँ पर ये हमारा ऐसा कुछ, ये हमारा 3 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये 2 नीचे आ जाएंगे, ये हमारा ऐसा आ जाएगा। तो dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये हो गया T2g और ये हो गया EG। ये कहानी है, क्लियर है। और एक और बात समझो, यहाँ जो ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है ना, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर कभी भी लिगेंड्स और डी ऑर्बिटल्स आमने सामने नहीं आते। इसमें तो क्या है, एग्जैक्ट आमने सामने आ जाते हैं तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है। इसमें एग्जैक्ट आमने सामने नहीं आते। ये हमारा डेल टेट्राहेड्रल और ये फिर से वही कॉमन बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाला जो होगा वो हमारा, जैसे इसका माइनस का 0.4 था तो ये प्लस का 0.4 डेल टेट्राहेड्रल और ये माइनस का 0.6 डेल टेट्राहेड्रल, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। ये वाले जो लिगेंड्स हैं जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, ये 33 डिग्री एंगल पे आते हैं, 33 डिग्री एंगल टू लिगेंड्स। क्लियर है। और ये वाले जो लिगेंड्स हैं ये हमारा 55 डिग्री एंगल टू लिगेंड्स, समझ गए, 55 डिग्री एंगल टू लिगेंड्स। क्लियर है, 55 डिग्री एंगल टू लिगेंड्स, ऐसे कुछ चलेगा। समझ पा रहे हैं ना, ये कहानी बनेगी, लिख लेंगे। मॉड्यूल देना मेरे को, मॉड्यूल में अब आप कर सकते हो काफी सारा। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में 31 से लेके 40 तक, 31 से लेके 40 तक, 41 भी हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44, 44, 46, 48, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 में 6 से लेके 9 तक, नहीं 6 से लेके 17 तक, ये कर लो, 6 से लेके 17 तक ये कर लो। उसके बाद 25, 26, 27, 28, 28, ठीक है। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 15, 16, 17, 20, ठीक है। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में 13, 14, 15, 16, 19, 20, 19, 20। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में, सेक्शन ए में
फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो। सिक्सटीन, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 35, 36। ठीक है, इतना कर लो। ये लो, समझ में आया ना? एक बात और, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? अब हो जाएगा? अच्छा, मूव भी हो जाएगा ना? ये लो, अब ठीक है। एक बात और समझ लो यहाँ, जैसे बच्चों डेल टेट्राहेड्रल होता है ना, तो जो स्प्लिटिंग है डेल टेट्राहेड्रल की, पहले तो 4 लिगेंड्स हैं 6 की जगह, है ना? और क्योंकि आमने सामने नहीं आ रहे हैं तो 2/3 उसके कारण कम हो जाता है ना? ये डेल ऑक्टाहेड्रल, तो जो डेल टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आती है ना बच्चों, वो हमारा 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से काफी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आया? क्योंकि लिगेंड्स वहां 6 की जगह 4 हैं और आमने सामने भी नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इतना रखते हैं।